दोस्तों जय हिंद। हम शुरू करने वाले हैं प्रीवियस जीके जीएस के लिए एसएससी जीडी का। ठीक है, ये इक्वली इम्पोर्टेंट होगा बाकी आरपीएफ ये सब में भी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ साथ जो हम इससे रिलेटेड वीडियोस में जो प्रश्न करते हैं ना वो ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, तो वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण करता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 33। ये क्या है भाई? अनुच्छेद 33 है जो ह्यूमन राइट्स लागू नहीं होता ना सैनिकों पे, पुलिस पे या सेंट्रल पुलिस पे जो भी है ना, तो वो अनुच्छेद 33 के तहत ही कटौती की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 27 किससे संबंधित है? तो ये कर से संबंधित है, लेकिन धार्मिक कर से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 31 किससे संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 31 जो है वो अब नहीं रहा है ना। ये पहले क्या था? तो मौलिक अधिकार था, धन अर्जन का, संपत्ति का अधिकार है ना। इसको ख़त्म करके किस में डाल दिया गया? तो 300 क में डाल दिया गया। ठीक है, 300 में डाल दिया गया। कब? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में, याद रखिएगा। ठीक है, और इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 29। 2000। अच्छा, मौलिक अधिकार से संबंधित वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, आप ज़रूर चेक करिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, पूरा डिटेल में मिल जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? अभी बहुत हद तक सुधर गया है 0 से 6 वर्ष के बच्चों में, लेकिन सबसे कम किसका है? फिर भी हरियाणा का। ठीक है, सबसे अधिक किसका है? तो केरल। ठीक है, सबसे शिक्षित राज्य केरल, सबसे कम शिक्षित राज्य बिहार। ठीक है, याद रखिएगा। और जनसंख्या घनत्व भी पूछता है। वैसे 2011 से जनगणना एक बार ज़रूर देखना, इससे रिलेटेड प्रश्न सभी सेट में लगभग पूछा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी बहुत मदद करेगा ये। ठीक है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? तो बिहार का है ना। और सबसे कम किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश, एपी। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं। अधिक ऊंचाई पर तरल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव कम होता है। देखो, हम कई बार पढ़ चुके हैं ना कि कुकर में चावल क्यों जल्दी पकता है? क्योंकि ज़्यादा दबाव पड़ता है उसमें, और जितना जल्दी ज़्यादा दबाव पड़ेगा तो जल्दी टूटेगा जो उसके अंदर चावल है या जो भी है पकने का चीज़ है ना, तो वो जल्दी पकेगा। तो क्या हो रहा है, मतलब तापमान बढ़ रहा है वहाँ पे और दाब बढ़ रहा है, इसलिए तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना तो दाब जो है वो कम होता जाता है। ठीक है, तो जल्दी उबल जाता है और खाना लेट से पकता है, इसीलिए पहाड़ों में। वाष्पीकरण केवल द्रवों की सतह पर होती है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, दाब घटने से बर्फ का गलनांक घटता है, बिल्कुल गलत। दाब घटने से जो है वो बर्फ का गलनांक जो है वो बढ़ता है। ठीक है, और एक और ये भी प्रश्न हमेशा पूछता है, देखना आप, ये वाला इसका सही जवाब है, मतलब यही वाला गलत है। ठीक है, एक बार देख लो। पहला वाला, द्रव की बूंदों का गोलाकार आकार द्रवों में पृष्ठ तनाव के गुण के कारण होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कि किस कारण होता है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण। ठीक है, जैसे बारिश की बूंद जो होती है ना, वो गोल क्यों होता है ना, याद रखना, पृष्ठीय तनाव के कारण। NRLM, ठीक है, पूछ रहा है क्या है भाई? ये भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। तो NRLM जो है उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है ना। कई फुल फॉर्म हम पहले भी किए हुए हैं, तो एक बार आप ज़रूर जा करके देखिएगा। अभी हाल में भी किए हैं कुछ, लेकिन वो योजना से संबंधित नहीं था, योजना वाला बहुत पहले का है ना। एक बार आप देख सकते हो, बाकी दोबारा हम करते रहेंगे ये सब। ठीक है, तो ये ग्रामीण मंत्रालय के अधीन चलाया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। कब इसका शुरुआत हुआ था? तो 2011 में, अभी नहीं है, ये बहुत पुरानी योजना है। ठीक है, तो 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो ग्रामीण जो मंत्रालय है उसके द्वारा। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। और ये किसके पास है? तो अभी शिवराज सिंह चौहान के पास, जो मंत्री हैं कृषि के, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ से आते हैं ये? तो ये आते हैं विदिशा से, मध्य प्रदेश से। ठीक, अच्छा, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है तो क्या है? नेशनल, है ना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड आजीविका, लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, MISHSSI
मिशन, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है। ये राशन नहीं होगा, ग्रामीण तो सही है, जीवन नहीं होगा, भूमि भी नहीं होगा, ठीक है, आजीविका होगा, ठीक है। कब लॉन्च किया गया? तो 2011 में, याद रखिएगा। कथक के प्रमुख विषय हिंदू धर्म के निम्न में से किस पंथ से जुड़े हैं? देखो, शक्तिवाद से नहीं जुड़ा है, ये बौद्ध धर्म से भी नहीं जुड़ा है, ये वैष्णव और शैव से जुड़ा है। एक्चुअली किससे जुड़ा है? ये वैष्णव धर्म से, ठीक है। कथक के अलावा 7 और हैं, मतलब टोटल कितने हैं? टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जो संस्कृति मंत्रालय मानता है कि 9 शास्त्रीय नृत्य है, किसको मानता है 9वां? तो छऊ को, जिसका विकास कहाँ पे हुआ? झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, तीनों के एक जिला है, जैसे सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया बंगाल का है ना। तो ये 3 जिले जो हैं वो भी, या बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, जो भी कहे, ठीक है। तो उसको भी संस्कृति मंत्रालय मानता है, छऊ को भी शास्त्रीय नृत्य। लेकिन जो संगीत नाटक अकादमी है वो सिर्फ 8 को दिया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर कोई मेरा भाई लिखता है तो हम उसको पिन कर देंगे, ठीक है, कमेंट को, सारे नृत्य के बारे में, 8 नृत्य, शास्त्रीय नृत्य के बारे में और कौन से राज्य से जुड़ा है। फिलहाल कथक के बारे में बात करेंगे। कथक जो है वो किससे जुड़ा है? तो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत, ठीक है, उत्तर भारत। इसके 3 घराने हैं, कौन कौन सा? ठीक है, तो जयपुर, बनारस और लखनऊ, ठीक है। जो 2-3 चीज़ प्रश्न पूछता रहता है इसके बारे में, है ना, जो व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं, तो याद रखिएगा बिरजू महाराज, है ना, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, ये सब प्रश्न पूछता रहता है ना। बिरजू महाराज, शंभू महाराज, है ना, बिरजू महाराज, शंभू महाराज। एक और क्या है? पुरु दधीच, ठीक है। ये वो व्यक्ति हैं जो कथक के गुरु हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, या कोई बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया है, संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया है, ठीक है, अलग अलग वर्षों में। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम निम्न में से किस शहर में स्थित है? देखो, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो है, या इससे संबंधित प्रश्न पूछता रहता है, ठीक है, स्टेडियम, एयरपोर्ट, तो ये सब प्रश्न हम कर चुके हैं एक बार, आप ज़रूर देखिएगा। फिलहाल कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे है? तो जबलपुर, इंदौर, मध्य प्रदेश, जयपुर, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर। एक्चुअली इसका सही जवाब क्या होगा? ग्वालियर, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे पूछता रहता है, जैसे अभी हाल में एक स्टेडियम है जहाँ पे हॉकी मैच हुआ अपना, भारत और जर्मनी के साथ 2 मैचों का सीरीज़, और दोनों 2-0 से जीत गया। एक्चुअली 1-1 से हम बराबर हुए थे, लेकिन बाद में एक पावर प्ले होता है, वैसे ही एक हुआ और उसमें जर्मनी जीत गया, ठीक है, याद रखिएगा। तो वो कहाँ पे हुआ था? तो अपना मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम, नई दिल्ली में, ठीक है। और अभी MS चिदम्बरम स्टेडियम में न्यूजीलैंड में मैच हुआ था, ठीक है, न्यूजीलैंड और भारत का, माफ़ करना। किस केंद्रीय राज्य मंत्री ने सितंबर 2022 में 4वीं राष्ट्रीय युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन और पुलिस एक्सपो के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया? तो देखो, ऐसे प्रश्न हम करते रहते हैं, ये प्रश्न आउटडेटेड है, ठीक है। जैसे अभी 8वां संस्करण हुआ है कांग्रेस का, WTSA का, ये सब कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली भारत मंडपम में। कहाँ पे? तो ये अच्छा, उद्घाटन कौन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये सब चीज़ हम करते रहते हैं ना। यहाँ पे फिलहाल ये है सही जवाब, लेकिन इसका अभी कोई औचित्य नहीं है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप ऐसे जो उद्घाटन समारोह है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा याद रखना है हमेशा, ठीक है। निम्न त्योहारों में से किसे डाला पूजा के रूप में जाना जाता है? ठीक है, जो सूर्य की पूजा को समर्पित है और बिहार के लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। देखो, ये सिर्फ गलत है कि बिहार के लोगों के द्वारा, हम इक्वली झारखंड के लोग मनाते हैं इसको, ठीक है। लेकिन चूंकि झारखंड बहुत पिछड़ा है, हालांकि बिहार से पिछड़ा नहीं है अगर संसाधन या किसी भी तरीके से देखें तो, ठीक है, शिक्षा के मामले में ही देखें तो, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो भी क्या है, मान लेते हैं, चलो, तो वो छठ पूजा से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? वित्त आयोग से लगातार प्रश्न पूछता है, ठीक है, याद रखिए। क्या क्या पूछता है? तो किस भाग में है, तो भाग किस में है? ये भाग 12 में है। अनुच्छेद किस में पूछता है? ये पूछता है। तो अनुच्छेद किस में है? 280 में है। ये इसका फेवरेट प्रश्न है, ये सब चीज़ पूछता है। फिर पूछेगा कि अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, ठीक है, तो अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, 15वां वित्त आयोग, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है, ये इम्पोर्टेंट है। तो N.K. सिंह, N.K. सिंह। अच्छा, अभी आगे गठन हो गया है 16वां वित्त आयोग और उसके अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, प्रथम वित्त आयोग जो है उसका गठन हुआ था जब, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, ये भी पूछता है। तो याद रखिएगा K.C. नियोगी। प्रथम वित्त आयोग है ना, प्रथम वित्त आयोग क्या बताया? K.C. नियोगी। ठीक है, K.C. नियोगी, याद रखना। भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है। और इसकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति, जिसमें कौन होते हैं? तो 5 सदस्यों का होता है, 1 सदस्य, 1 अध्यक्ष प्लस 4, ठीक है, याद रखिएगा। किस वंश के शासक ने 999 में केदारिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था? देखो एक चीज़ है, नंद वंश, शुंग वंश और गुप्त वंश। गुप्त वंश को रुको भी थोड़ा। शुंग वंश और नंद वंश जो है ना, वो महाजन पद के आसपास आए थे ना तुरंत से। जैसे मौर्य वंश के शासक किसको मार दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के ही तो मारे थे, ठीक है। तो ये वो नहीं हो सकता ना, 999 में कहाँ से आएगा ये, ठीक है। दूसरा शुंग वंश, तो पुष्यमित्र शुंग जो है ना, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को मार दिया था। तो ये भी कब आएगा बताओ? ईस्वी पूर्व की बात है, ईस्वी के, है ना, याद रखिएगा। तो ये दोनों तो नहीं हो सकता। अगर मैं होता तो एलिमिनेट ऐसे करता। गुप्त वंश कब था? तो 600 के आसपास था, है ना। लेकिन चंदेल वंश जो है वो 1000 के आसपास है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? चंदेल, ठीक है, याद रखिएगा। चतुर्भुज मंदिर इसका एक फेमस है चंदेल वंश के शासकों का। तो ये पूछता है कहाँ पे है? तो ये जो क्या बताया, चतुर्भुज मंदिर, वो कहाँ पे है? या ये मंदिर जो आप देख रहे हो केदारिया महादेव मंदिर, है ना, वो भी कहाँ पे है? तो वो है खजुराहो में, और इसकी राजधानी थी, ठीक है, मध्य प्रदेश के। नहीं चल रहा, क्या बात है, खजुराहो। ठीक है, खजुराहो, ठीक, इसकी राजधानी थी और यहीं पे ये मंदिर भी है, ठीक है, याद रखिएगा। इसको ये पूछता इसलिए है कई बार ना, क्योंकि ये यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। किसको? तो ये जो मंदिर आप देख रहे हैं उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से एक पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? देखो, मैं कहता हूँ ना हमेशा कि ऐसे प्रश्न भी पूछता है कौन से खिलाड़ी किस खेल से जुड़ा हुआ है ना, तो याद रखिएगा। सौरव घोषाल जो है ना, वो किससे संबंधित है? तो स्क्वैश से संबंधित है, ठीक है। लेकिन पारुपल्ली और अपर्णा पोपट, ठीक है, पारुपल्ली कश्यप और अपर्णा पोपट, ये दोनों जो है वो बैडमिंटन से जुड़े हैं, ठीक है, बैडमिंटन, याद रखना। और मनिका बत्रा तो बड़े खिलाड़ी हैं, इनके बारे में तो पता होगा बहुत, है ना, याद रखिएगा। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अभी जो है वो केंद्रीय जो युवा मामले और खेल मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, वो आवेदन मांगे हैं इनके प्राइज़ के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है।
तो याद रखिएगा सिर्फ मनिका बत्रा, इनको खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है, अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है ना। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, ठीक है, याद रखिएगा। मार्च 2022 में वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखो जो नियुक्त किसे किया गया था वो पुराना हो गया, अभी कौन है? तो कंचन देवी, कंचन देवी, ठीक है। ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा हमेशा, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान, तंबाकू अनुसंधान संस्थान, कृषि अनुसंधान संस्थान, चावल है ना, चावल कहाँ पे है? तो कटक है। राजमुंदरी में क्या है? तंबाकू है ना। तो इस तरह से लाह अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? ऐसे संस्थान जो है पूछता है। इसको हम पहले भी किए, दोबारा फिर करते रहेंगे कभी कभी, ठीक है, रिवीजन करते रहेंगे। फिलहाल ये कहाँ पे है वन अनुसंधान संस्थान? तो देहरादून, उत्तराखंड में, ठीक है, देहरादून, देहरादून, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कृषि का उत्पाद नहीं है? तो देखो इसमें तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। पानी, वायु, मशीनें और फसलें। साइकस और पीनस किस प्रकार के पौधे हैं? देखो मैं तो यहाँ कुछ बता नहीं सकता क्योंकि आज तक मेरा कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन एक बार आप ज़रूर इसको देख लेना। जिम्नोस्पर्म किसको बोलते हैं, एंजियोस्पर्म किसको बोलते हैं, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये जो बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न है ये, है ना, पेड़ पौधों से संबंधित ऐसे प्रश्न जो है वो रिपीट होते हैं बहुत और पूछता भी है बहुत, ठीक है। एक बार थोड़ा सा अगर कन्फ्यूज़न अपना क्लियर कर लो, जिनको बहुत अच्छे से पता हो तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो एक बार अगर थोड़ा सा पढ़ लो ना, तो दो नंबर आपके एकदम कंफर्म हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग एग्जाम में किसी में भी बैठो आप, ठीक है। और जब ये पूछता है तो फिर रिपीट होने लगता है प्रश्न। भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, है ना। तो ये देखो, ये ऐसे प्रश्न योजना संबंधित पूछता रहता है। देखो 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं, 13वां तो है ही नहीं, टोटल कितना था? 12 ही था और अंतिम यही था। और कब से तो 2012 से 17, लेकिन 2014 में ही, है ना, ख़त्म कर दिया गया। और 1 जनवरी 2015 को नया लेके आया गया नीति आयोग। ये किसको किसको रिप्लेस कर दिया? तो योजना आयोग, है ना, पंचवर्षीय योजना आयोग और NDC दोनों को निरस्त कर दिया। ये क्या करती थी? सोचती थी, थिंक टैंक की तरह काम करती थी NDC योजना आयोग के लिए और परमिशन देती थी, ठीक है। लेकिन अब इसका भी रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। दोनों चीज़ को कौन रिप्लेस कर दिया? तो नीति आयोग ने ही। तो योजना आयोग से संबंधित प्रश्न आपको मिल जाएगा, ठीक है, वीडियो ही मिल जाएगा, बाकी हम कभी कभी करते रहेंगे, ठीक है। किससे रिलेटेड है, कौन सा उद्देश्य पर आधारित था, कितने उद्देश्य थे, ये सब पूछता रहता है, ठीक है। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक पेशे से क्या थे? तो पूछ रहा है ये प्रोफेशनल क्या था इनका? तो प्रोफेशन भैया सेना अधिकारी थे? नहीं। पुलिस अधिकारी? नहीं। न्यायाधीश भी नहीं। ये क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे, ठीक है, याद रखिएगा, कृषि वैज्ञानिक। अभी और कृषि वैज्ञानिक थे और ये क्या थे? स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है भारत में, ठीक है। दुनिया भर में कौन है? तो आपको लिखना है, ठीक है, दुनिया भर में कौन है, ठीक है। कृषि क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक कौन है दुनिया भर में? भारत के कौन है? MS स्वामीनाथन। 2024 में इनको भारत रत्न दिया गया मरने के बाद, ठीक है। अच्छा 2024 में किन किन को भारत रत्न दिया गया है, अगर थोड़ा सा नाम सबका देख लें तो, ठीक है। बाकी इसमें डिटेल में वीडियो मिल जाएगा आपको, एक बार ज़रूर जाके चेक करिएगा। तो पहला तो नाम MS स्वामीनाथन का है, फिर चौधरी चरण सिंह, है ना, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर, टोटल 5 आदमी को मिला है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, है ना, लाल कृष्ण आडवाणी, स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और एक और कौन बच गए? तो PV नरसिम्हा राव, ठीक है, PV नरसिम्हा राव। आगे बढ़ते हैं। गद्दाम पद्मजा रेड्डी को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? देखो रेड्डी जहाँ टाइटल आएगा ना, आप थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं हम
कि कुचिपुड़ी को मार दें। ठीक है, लावनी तो वैसे महाराष्ट्र का है, लेकिन लोक नृत्य है ये। ठीक है, लोक नृत्य याद रखना, ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें किसी को मिलता नहीं है जल्दी से। कथकली ये किसका है? तो केरल का है ना। भरतनाट्यम किसका है? तो तमिलनाडु TN। और कुचिपुड़ी किसका? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो गद्दाम पद्मजा रेड्डी जो हैं वो किससे संबंधित हैं? कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। ठीक है, याद रखना। अच्छा, और कौन कौन से व्यक्ति हैं अगर बात करें तो राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, है ना, ये सब रेड्डी कहाँ पे हैं? तो याद रखना कुचिपुड़ी से संबंधित है। ठीक है, भरतनाट्यम के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कई बार, है ना। बैजंती माला, और अभी यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है तो उसके बारे में भी पूछेगा, उनके बारे में भी पूछेगा, माफ़ करना। चलो थोड़ा सा करंट में देख लेते हैं फटाफट बिना समय गवाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र को समर्पित 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को मंजूरी दे दी। अभी मंजूरी दे रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल, तो एक और मंजूरी दे दिया। क्या चीज़ का? वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड ये क्या करेगा? तो अंतरिक्ष जो काम कर रहे हैं ना स्टार्टअप, जैसे इसरो काम कर रहा है, SDSC काम कर रहा है, तो उसके स्टार्टअप के लिए ये कैपिटल देगा। कितना? 1000 करोड़ का। ठीक है, याद रखिएगा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र को समर्पित 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित वेंचर कैपिटल फंड की तैनाती अवधि फंड संचालन की वास्तविक तिथि से 5 साल तक की होगी। मतलब आज अगर स्थापित करेगा तो अगले 5 वर्ष तक के लिए 1000 करोड़ रुपए उसको मिलेगा। ठीक है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि यह फंड अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देगा। अभी बताया मैंने। श्री वैष्णव ने कहा कि लगभग 10 वर्षों की अवधि में इसके तहत 30 से 35 अंतरिक्ष स्टार्टअप को वित्त पोषित कराया जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के जो चांसलर हैं वो भारत आए हैं, है ना। और जर्मनी के चांसलर और ये जो भारत आए हैं ना, ये छोटी सी घटना नहीं है, बड़ी घटना है। ठीक है, याद रखना। इसकी जो शुरुआत है, किसकी शुरुआत? तो ये जो शुरुआत है ना 7वें अंतर सरकारी परामर्श, ठीक है, ये कब शुरू हुआ? तो 2011 में। ठीक है, ये एक बड़ी उपलब्धि है भारत अपने और जर्मनी देश के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा। शुरुआत कब हुआ? 2011 में। ये होता क्या है? तो वहाँ के जो मंत्री हैं वो और भारत के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आपस में बात करते हैं, सहयोग समर्थन जो भी करना है करते हैं, और अब अपने अपने जो प्रधानमंत्री हैं या उसके जो चांसलर हैं उसको ये रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे उसके भी मंत्री के जो हैं सारे आए हुए हैं ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर स्कोल्ज कल अंतर सरकारी परामर्श की अध्यक्षता करेंगे। और अपने विचार विमर्श के परिणामों की रिपोर्ट प्रधानमंत्री और चांसलर को देते हैं। कौन? तो जिसके तहत दोनों पक्षों के मंत्री अपने अपने जिम्मेदारी वाले क्षेत्रों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, याद रखना, मैंने बताया आपको। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या है सब पढ़ते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा जर्मनी के बारे में भी पढ़ेंगे, वहाँ के राजदूत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भारत और जर्मनी ने गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान और आपसी सुरक्षा पर सहमति जताई। ठीक है, दोनों ने कुछ सहयोग समझौता किया है। तो क्या क्या चीज़ पे किया है? दोनों ने नवाचार और प्रौद्योगिकी इनोवेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ भारत जर्मनी ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन के साथ भी उसका समझौता हुआ। किसके साथ? तो जर्मनी के साथ। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर भी। उन्होंने आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता संधि के लिए भी समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये याद रखिएगा, जर्मनी और भारत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, बाकी नवाचार और कानूनी सहायता वाला संधि तो हर देश के साथ होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। भारत और जर्मनी ने कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा याद रख लो। कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट और प्रोफेशनल कोर्स और ट्रेनिंग के लिए भी समझौते किए हैं आपस में। ठीक है, भारत और जर्मनी ने समृद्धि और सुरक्षा के साथ साथ वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्व पर बल दिया है। ठीक है, उसके तहत क्या करेगा जर्मनी? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से जर्मनी गुरुग्राम में, हरियाणा में
सूचना संलयन केंद्र स्थापित करेगा। ठीक है, सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र में स्थायी रूप से एक संपर्क अधिकारी तैनात करेगा जो हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री यातायात की निगरानी करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहाँ पे? गुरुग्राम में। क्या करेगा? तो सूचना संलयन केंद्र स्थापित करेगा जहाँ पे उसकी एक अधिकारी तैनात रहेंगे हमेशा। ठीक है, क्या करेगा ये? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है उसमें निगरानी करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से क्वाड देशों को की ताकत को बढ़ा रहे हैं ये। ठीक है, अभी जर्मनी की बात आई है तो जर्मनी के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे क्या क्या है। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन, चांसलर तो अभी बता दिए, इसका नाम क्या है? ओलाफ स्कोल्ज। ठीक है, चांसलर मतलब वहाँ के राष्ट्रपति समझ लो, प्रधानमंत्री समझ लो। ठीक है, वहाँ के प्रमुख को चांसलर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, जो ये समझौता हुआ था शुरुआत वो कब हुआ था? 2011 में। अभी हम बात किए बर्लिन यूरो इसकी करेंसी। और यहाँ के जो राजदूत हैं भारत में, सॉरी जर्मनी में भारत के, उनका नाम क्या है? तो अजीत विनायक गुप्ते। ठीक है, नेक्स्ट जस्टिस संजीव खन्ना। संजीव खन्ना जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। ठीक है, 51वें मुख्य न्यायाधीश। DY चंद्रचूड़ की जगह लेंगे, वो रिटायर हो रहे हैं इसलिए अभी 9 नवंबर को। ठीक है, देखते हैं कब रिटायर हो रहे हैं। तो जस्टिस संजीव खन्ना भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। किनके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, याद रखिएगा, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्वीट करके बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने CJI DY चंद्रचूड़ से परामर्श के बाद जस्टिस खन्ना को 11 नवंबर से CJI नियुक्त कर दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। कौन? तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना अभी बन जाएंगे 11 नवंबर से। और किसको रिप्लेस करेंगे? तो DY चंद्रचूड़ को। ठीक है, ये 50 में थे, अभी 51 में हो जाएंगे और ये अगले मई तक रहेंगे। ठीक है, 13 मई 2025 तक। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में कब आया? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के तहत काम करना शुरू किया, इसलिए अस्तित्व में आया। ठीक है, दूसरी बात, ये अनुच्छेद किस में है? तो 124। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अभी जो तूफान आया है ना, हालांकि किसी के हताहत मरने की खबर नहीं है, अपना उड़ीसा बड़ा अच्छा काम किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। दाना, कौन सा तूफान है? दाना पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को नुकसान पहुंचाया है, सबसे ज़्यादा उड़ीसा को। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA ने दूरसंचार में मानकीकरण के उभरते क्षेत्रों को लक्षित करने और 8 नए प्रस्ताव पारित किए। ये एक्चुअली हुआ कहाँ था? विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा है ना, तो ये हुआ है कहाँ पे? दिल्ली में। और इसका उद्घाटन कौन किए? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 8वां मोबाइल कांग्रेस भी यहीं पे हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, मोबाइल कांग्रेस। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसके सचिव कौन है? महासचिव, तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के महासचिव है डोरेन बोगदान। ठीक है, डोरेन बोगदान मार्टिन। याद रखना, ये नाम थोड़ा सा अजीब है ना। डोरेन से याद रख सकते हो थोड़ा सा कि दूर है बेचारा, है ना। डोरेन बोगदान मार्टिन। ठीक, इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये कहाँ से आते हैं? तो मध्य प्रदेश के गुना से, है ना, गुना से। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी। ठीक है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? जयंत चौधरी। ये कहाँ से आते हैं? तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर से। ठीक है, माफ करना, ये जयंत चौधरी नहीं है, वो जितेंद्र सिंह है, जयंत चौधरी नहीं। जयंत चौधरी जो है
वो कहाँ से आते हैं? राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा में नहीं है ये, राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, तो जयंत चौधरी कौशल और विकास उद्यमिता मंत्री जो हैं, नई दिल्ली में विश्व कौशल 2024 के विजेताओं को सम्मानित किया। विजेताओं के प्रदर्शन की सराहना करते हुए मंत्री ने कहा, क्या कहा भाई? कड़ी मेहनत और लगन से अपने कौशल को निखारा है। किस किस को सम्मानित किए हैं? तो कुछ नाम है। ठीक है, प्रवीण कुमार एथलेटिक्स, अजीत सिंह यादव एथलेटिक्स, शरद कुमार, प्रणव शर्मा। तो 2-3 नाम आप याद रख सकते हो। ठीक है, महिला क्रिकेट में भारत ने आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को ही बोलते हैं मोटेरा स्टेडियम। ठीक है, अभी बताया आपको, मोटेरा स्टेडियम से प्रश्न पूछता है। कैप्टन रूप सिंह, ग्वालियर। ठीक है, तो मोटेरा स्टेडियम कहाँ पे है? अहमदाबाद में। आगे बढ़ते हैं। 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे में न्यूजीलैंड को 59 रनों से हरा दिया। कौन? महिला क्रिकेट में। ठीक है, याद रखिएगा। इससे पहले भी T20 हुआ था। आपको लिखना है कि कौन जीता है और कौन हारा है मैच। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? तो दुबई, शारजा में। कहाँ होना था पहले इससे? बांग्लादेश में। हॉकी में जर्मनी ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, अभी हम बताए थे इसके बारे में। ठीक है, अभी वो हार गई है, अपना देश, अपना मतलब इंडिया टीम हार गई है। एक्चुअली 1-1 से हम बराबर हो गए थे, लेकिन चूंकि ये 2 मैचों का श्रृंखला था, है ना, इसलिए एक छोटा मैच हुआ फिर से। तो क्या हुआ, कहाँ हुआ वो तो बता दिया आपको। ठीक है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। भारत द्वारा आज के मैच 5-3 से जीतकर श्रृंखला 1-1 से बराबर करने के बाद शूट आउट का आयोजन किया गया। शूट आउट में जर्मनी जो है वो जीत गया हमसे। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगी। ठीक है, आ चुकी हैं। कुछ प्रोग्राम जो हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे एक बुक का ये हुआ है, अनावरण हुआ है। ठीक है, कौन कौन सा बुक, तो देखते हैं क्या है। ये बुक के बारे में पूछेगा कि कौन अनावरण किया है और इसको प्रकाशित कौन किया है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे सब क्या क्या कौन कौन सा बुक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा एक बुक प्रकाशित किया गया। एक्चुअली एक नहीं 3 पुस्तक प्रकाशित किए गए। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति कल्याण विभाग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, जब भारत का राष्ट्रपति ऐसा कर रहे हैं तो ये कोई छोटी घटना है? बताओ। ठीक है, तो आदि नारी आदिवासी महिलाओं की अस्मिता और गौरव गाथा, पहला पुस्तक का नाम क्या है? आदि नारी आदिवासी महिलाओं की अस्मिता और गौरव गाथा। दूसरा क्या है? तो वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका। ठीक है, दूसरा पुस्तक। और तीसरा क्या है? तो पोद डगुमा पेन करसाड। ठीक है, अब कैसे याद रखोगे मुझे नहीं पता, लेकिन याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मार्गदर्शिका थोड़ा सा याद रख लो। ठीक है, अधिकारों की मान्यता अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका। पोडगम्मा पेन करसाड, है ना, करसाड तो याद रह जाए, ऐसा समझ लो थोड़ा सा। और उसके बाद आदि नारी। ठीक है, तो वैसे भी अपने जो राष्ट्रपति हैं वो भी आदिवासी ही हैं, तो ये बुक को याद रख लेना। ठीक है, थोड़ा सा। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार 2024 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। अभी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, थोड़ा सा डिटेल में फटाफट बात करेंगे। खेल, अच्छा कौन है ये? तो मनसुख मंडाविया है ना, जिनके पास ये अभी मंत्रालय है। तो खेल पुरस्कार हर साल खेलों में उत्कृष्टता को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए दिए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1992 में। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? 1992 से लेकर 2021 तक, तो इसका नाम 2021 तक था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 2021 में इसका नाम बदल दिया गया और कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा लगातार, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितने रुपए दिए जाते हैं? तो 25 लाख रुपए। ठीक है, और अर्जुन और गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार में दिया जाता है कितने? तो 15-15 लाख रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अर्जुन पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। मनिका बत्रा को ये पुरस्कार मिल चुका है, दोनों ही, ठीक है, याद रखना, इसलिए वो प्रश्न इंपॉर्टेंट था जो पूछा था ना टेबल टेनिस से। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है, अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम की शुरुआत की गई है और यह खेल विकास में आजीवन योगदान के लिए दिया जाएगा। इस बार जो है वो अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम की शुरुआत की गई है। तो अभी मैंने बताया 1992 में खेल रत्न पुरस्कार हुआ था शुरुआत, राजीव गांधी 1921 में 2021 में उसको रिप्लेस करके क्या नाम कर दिया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अभी उसका नाम दोबारा से 2024 में रिप्लेस खत्म कर देंगे और क्या आ जाएगा, तो अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है, याद रखना, मतलब अर्जुन पुरस्कार या अर्जुन खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, याद रखिएगा। तो उसका नाम कितना हो जाएगा फिर, 25 लाख रुपए। और उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य के बारे में नीचे लिखा था और उसके बारे में बात कर चुके हैं हम, 15 लाख रुपए। जब किसी को मिलेगा तो हम ज़रूर बात करेंगे। अभी अप्लाई करना है, तो जो एलिजिबल हैं उनके बारे में कोई अप्लाई करना चाहता है वो कर सकते हैं, नहीं तो वो खुद करना चाहे तो खुद करेंगे ही। कुश्ती में भारत ने कल रात अल्बानिया के तिराना में, अल्बानिया जो एक छोटा सा देश है ना, यूरोपीय देश है, ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। अल्बानिया, कुश्ती में भारत ने कल रात अल्बानिया के तिराना, अल्बानिया जो है वो बताया आपको यूरोपीय देश है छोटा सा, और ये कहाँ पे है, तो यूरोप में है, यूरोप में है, और इसकी राजधानी तिराना, जहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है भाई, तो अल्बानिया के तिराना में अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 में एक रजत और एक कांस्य पदक जीता है। कौन, अपना देश भारत। कौन जीता है भाई भारत के लिए, तो महिलाओं के, दोनों महिलाओं ने ही जीता है, ठीक है। महिलाओं के 59 किलोग्राम वर्ग में अंजलि जो है वो यूक्रेन की सोलिमिया विनिक से 4-7 से हारकर रजत पदक जीता, ठीक है, मतलब फाइनल पहुंच गई थी, तो फाइनल में हारने से तो रजत पदक ही मिलेगा ना, ठीक है, याद रखिएगा। कौन है, तो अंजलि, 59 किलोग्राम, कहाँ पे हुआ, तो अल्बानिया के तिराना में, ठीक है, अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप। और भारत की 68 किलोग्राम में भारत की मोनिका ने अपनी चीनी प्रतिद्वंदी को हराया, ठीक है, रजत नहीं, कांस्य पदक के लिए। जब भी सेमीफाइनल हो जाता है तो जो दो बाहर निकलते हैं वो क्या करते हैं, फिर ब्रॉन्ज के लिए लड़ते हैं, तो वो ब्रॉन्ज में इससे हार गई, ठीक है, अच्छा जीत गई, तभी तो ब्रॉन्ज मिला ना, माफ़ करना, मोनिका, ठीक है। फिलीपींस में भारी बाढ़ और भूस्खलन के कारण उष्णकटिबंधीय तूफान त्रामी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 81 हो गई। अभी तूफान दाना आया हुआ है अपने देश में, और फिलीपींस को तबाही कौन मचा रहा है भाई, तो फिलीपींस को मचा रहा है त्रामी, ठीक है, त्रामी, याद रखिएगा, किसको नुकसान पहुंचाया है, त्रामी। तो तूफान से रिलेटेड भी प्रश्न देखते रहना है, पूछता रहता है, ठीक है। त्रामी कहाँ पे आया, तो फिलिस्तीन में। फिलिस्तीन के बारे में थोड़ा सा, तो इसकी राजधानी कहाँ, मनीला। पैसा क्या है, तो पेसो, ठीक है, ये आसियान कंट्री का देश है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी कहाँ पे है, फिलीपींस, मनीला में ही, याद रखना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसका स्थापना कब हुआ ADB का, तो याद रखिएगा ADB का जो स्थापना हुआ 1966 में, और कितने टोटल देश हैं, तो 68 देश, 68 कंट्रीज़, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा है जब भी कोई देश आएगा तो हम ज़रूर उसके बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ के राजदूत कौन है। हालांकि हर देश का राजदूत नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी अब आ गया तो पढ़ लेते हैं। हर्ष कुमार जैन, फिलीपींस जो है मनीला में, अपने भारत के राजदूत कौन है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में, तो है हर्ष कुमार जैन, हर्ष कुमार जैन। केंद्र ने आज 21वीं पशुधन गणना अभियान के साथ साथ महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पर महामारी निधि परियोजना का शुभारंभ किया। किसका, तो महामारी निधि परियोजना किसके लिए है ये, तो पशुओं के लिए है, इंसानों के लिए नहीं है ये, ठीक है, याद रखना। शुभारंभ के दौरान मत्स्य पालन, मत्स्य डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह, ये राजीव रंजन सिंह कहाँ के हैं,
तो ये मुंगेर से आए हैं, ठीक है, मुंगेर लोकसभा से क्षेत्र से, बिहार से। क्या मंत्रालय है तो आप देख ही लिए, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह। 2030 तक देश से खुरपक्का, ठीक है, खुरपका, मुंहपका, ये जानवरों में रोग होता है, जैसे गाय, भैंस, भेड़ है ना, बकरी, इनमें होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये पूरा ख़त्म कर देता है, नस्ल को ही मार देता है, ठीक है। ये कौन सा रोग है पूछता है कई बार, ठीक है, वायरस जनित रोग है, ठीक है। उसको ख़त्म करने के लिए 2030 तक देश से खुरपक्का, मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस, ठीक है, को मिटाने के लिए, ये जो है ब्रुसेलोसिस B4 बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से होता है। खुरपक्का और मुंहपका किससे होता है तो विषाणु जनित, विषाणु से होता है, वायरस से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये जो अभी कहे थे ना, ये कहाँ से आते हैं, उधमपुर, जम्मू कश्मीर से, ठीक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि हाल में स्वीकृत बायो-E3, ठीक है, बायो-E3 के बारे में पढ़ चुके हैं हम कई बार, ठीक है। तो स्वीकृत बायो-E3 नीति जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगी। इससे राष्ट्रीय जैव अर्थव्यवस्था 2030 तक $300 अरब तक पहुंच जाएगा। नई दिल्ली में जैव प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। किसके लिए तो बायो-E3 के लिए। बायो-E3 क्या है तो भारत जैव अर्थव्यवस्था, ठीक है, मतलब सस्टेनेबल, ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेन करे और प्रकृति को नुकसान बिना पहुंचाए अर्थव्यवस्था को गति देने वाला काम, ठीक है। तो इसके तहत 2 चीज़ों में समझौता हुआ है, किसके तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग और इसरो के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। चलो अभी इतना ही। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर, जय हिंद।